नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल। इसका नाम है रोजगार विद MRC। यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है 8, 9, 10 जून को, जिसके लिए हम जीके की अपनी नई सीरीज स्टार्ट की है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कल इसका पहला लेक्चर आया था, आप लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं इस बेटा। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद। हर बार यूपी पुलिस के एग्जाम में या यूपी के किसी भी एग्जाम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब की गई? 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में? हम सब जानते हैं इसकी शुरुआत 2018 में की गई। 24 जनवरी ये होता है उत्तर प्रदेश दिवस। 24 जनवरी 2018 को। जिला का नाम सभी लोग याद रखना, वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले से पहली बार योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2018 24 जनवरी सभी को याद रहनी चाहिए। यूपी के कुल 75 जिले हैं और सभी 75 जिलों का एक विशेष उत्पाद है जिससे कि उस उत्पाद को भारतीय स्तर पर ले जाया जा सके। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए अहिल्याबाई, ऑप्शन बी मणिकर्णिका, ऑप्शन सी दुर्गावती या ऑप्शन डी अवंतीबाई। इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो हम आप सब जानते हैं इसका नाम होगा ऑप्शन बी मणिकर्णिका, जिनको बचपन में प्यार से मनु भी कहते थे। इनसे प्रश्न बनते हैं, कई बार प्रश्न बने हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका के पिता का नाम अगर पूछेंगे तो आएगा मोरोपंत। माँ का नाम पूछेंगे तो बोलेंगे भागीरथी बाई। इनके पति का नाम आता है तो आप बोलेंगे पति का नाम क्या है? गंगाधर राव। मणिकर्णिका का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न भी आता है। तो 19 नवंबर 1828 को, और इनकी शादी होती है 1842 में। किससे? गंगाधर राव से, जो कि ग्वालियर के राजा होते हैं गंगाधर राव। ये भी मराठा साम्राज्य से आते हैं। मणिकर्णिका का जो कास्ट है वो क्या है? ब्राह्मण कास्ट से है, ये ब्राह्मण कुल से है। इनको एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है छबीली। मणिकर्णिका का और गंगाधर राव का एक पुत्र प्राप्ति हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से उनको पुत्र गोद लेते हैं। दत्तक पुत्र होता है, इनका नाम आता है, दत्तक पुत्र का नाम आता है दामोदर राव। हड़प नीति एक नाम आता है जो कि उस टाइम के हमारे गवर्नर जनरल हैं इंडिया के गवर्नर जनरल। बड़ा ही फेमस नाम है डलहौजी ने पूरे संपूर्ण भारत को अंग्रेजी शासन में लाने के लिए एक नीति बनाई थी, उसका नाम है हड़प नीति। जिस भी शासक का अपना खुद का संतान नहीं है, दत्तक पुत्र है, तो उसको कब्जाने के लिए इनको उसका शासन संपूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाएगा। हड़प नीति को लेकर यहाँ पर आता है झांसी। तो झांसी के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रयास करने का प्रयास किया था किन्होंने? आपके डलहौजी ने। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये कथन किसने कहा? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये कहा गया कथन किसके द्वारा है? मणिकर्णिका के द्वारा या रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा। इनका देहांत कब हुआ था? तो 18 जून 1858 को। आप सब जानते हैं 1857 क्रांति में हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, और वो पहली महिला थी जिन्होंने देश के लिए अपना कुर्बानी दी थी, अपने शहीद हुई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर द लॉक इंडस्ट्री? ताले के लिए। ऑप्शन ए मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़ या बरेली। हम और आप सब जानते हैं ताला, और हार्डवेयर के लिए फेमस है अलीगढ़। मुरादाबाद जानते हैं किसके लिए है? पीतल के लिए है। कानपुर किसके लिए है? चमड़ा के लिए है। अलीगढ़ ताला और बरेली बांस। चलिए अगला बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? इसका ऑलरेडी आंसर आपने देख लिया होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? किस में है? तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और चंदौली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोनभद्र में।
सोनभद्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े जिलों में शामिल है। नंबर 1 पर आता है लखीमपुर खीरी, उसके बाद आपका नाम आते हैं, ये नाम आएगा सोनभद्र की तीसरे नंबर पर नाम आता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होती है? भारत के प्रधानमंत्री की जो जवाबदेही है वो किसके प्रति होगी? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, या ऑप्शन डी राज्यसभा के प्रति। हम और आप सब जानते हैं आर्टिकल 75, पॉलिटी में पढ़ा हुआ है आर्टिकल 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की जवाबदेही किसके प्रति होती है? तो जवाबदेही होती है लोकसभा के प्रति। और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है बेटा जी? तो वो होता है पीएम। तो यानी कि अगर मैं कहूँ, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही किसके प्रति होगी, तो आंसर होगा लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी देखा हम लोगों ने आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 24 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 25 सबसेक्शन 3, ऑप्शन सी क्या है? आर्टिकल 76 और आर्टिकल डी, सॉरी आपका डी क्या? आर्टिकल डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 25 क्लॉज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, क्या वो अपॉइंट करता है? ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर, क्या स्पीकर अपॉइंट करता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, या ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उपराष्ट्रपति। हम और आप सब जानते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हम लोगों ने कई बार नरेंद्र मोदी जी की शपथ समारोह देखा है, जहां पर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं और इनको नियुक्त भी करते हैं। ऑप्शन सी। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? व्हाट हैपन इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन लोकसभा? यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब क्या होता है? जो भी आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा, पीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसी क्षण सरकार गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना संचालित है? विच स्कीम एम्स टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन ए पीएम मदर केयर स्कीम, आपकी स्कीम का नाम है, योजना का नाम है पीएम मदर केयर स्कीम। ऑप्शन बी जनानी सुरक्षा योजना, या ऑप्शन सी मातृत्व संरक्षण योजना, या ऑप्शन डी मैटरनल एंड चाइल्ड केयर असिस्टेंस स्कीम। कौन सी होगी? आप सब जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जनानी सुरक्षा योजना। जनानी सुरक्षा योजना ये शुरुआत कब की गई थी? 2005 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? हमारे यहां पर जो मातृत्व मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर, इसको कम करना, मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। प्लस इसके अलावा एक और उद्देश्य है हॉस्पिटल डिलीवरी, यानी कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उसकी डिलीवरी कहाँ कराई जाए? वो हॉस्पिटल में होनी चाहिए। इसको ये लोग बढ़ावा देते हैं। मातृत्व मृत्यु दर कम होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए और हॉस्पिटल में डिलीवरी होना चाहिए, इन सब के ये उद्देश्य हैं। चलिए, तो ये कब आई थी? 2005 में आई थी। इसको कौन करते हैं? तो इसका शुरुआत किसने की है? तो आप जानते हैं सभी लोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके हम सब जानते हैं क्या कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जो वर्तमान में अभी ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? दीपिका पादुकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज जननी सुरक्षा योजना लॉन्च? 2003, 2004। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ऑप्शन सी में 2005 होगा, लिख लेना आप सभी लोग, और ऑप्शन डी में होगा 2006। इसका आंसर हम लोग अभी देखा था 2005 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जननी सुरक्षा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री, बहुत जो भी आप योजना पढ़ें, जो भी आप स्कीम पढ़ें, उनमें 3 चीजें आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उद्देश्य, दूसरा उनका ईयर क्या है, लॉन्चिंग ईयर क्या है, नंबर 3 पर इनका मंत्रालय क्या है, यानी कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री आपको मालूम होना ही चाहिए।
तो ये प्रश्न आएगा कि जननी सुरक्षा योजना की किस मंत्रालय ने शुरुआत की है। ऑप्शन ए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन बी अभी देखा आपने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बात करते हैं आगे, जो कि वर्तमान में हमारे कौन है इसके, जेपी नड्डा जी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दमन और दीव एवं दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव? ऑप्शन ए क्या है, कावरती, पुदुचेरी, ऐजवाल और दमन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, ये पहले दोनों अलग अलग यूटी थी। 2020 में 26 जनवरी को इनको एक कर दिया गया, इनका विलय कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कब हुआ? ऑप्शन क्या होगा इसका, 2020 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, कावारती, अगट्टी और कोची। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, कावारती। ये सभी, इस प्रश्न से आपको पढ़ने का मतलब ये है कि आपको अपने स्टेट की सभी कैपिटल मालूम होनी चाहिए और इनका कौन से आपके नए राज्य बने उनका स्थापना वर्ष भी आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से भारतीय लोक नृत्य विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन फोक डांस? इंडियन फोक डांस कौन सा है देखते हैं। गरबा, कथकली, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। हम सब जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन ए गरबा। कथकली, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी आपके तीनों क्या है, क्लासिकल डांस है। ये सभी आपके क्लासिकल डांस है। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है बेटा आपके ये, तो ये है केरल के। भरतनाट्यम आपका हो जाता है तमिलनाडु का। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्रिय हो जाता है आपके असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। विच पार्ट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम। ये चार चीजें हैं, ये चार प्रश्न है, चार टॉपिक है आपके ब्रेन के। सबसे अहम चीजें हैं ये सारे, कहाँ मिलेंगे आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जब आप सांस लेते हैं, आपकी जो हार्ट रेट है या आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, ये सब कौन मेंटेन करता है? तो मेडुला मेंटेन करता है। कौन करता है मेंटेन? मेडुला। नंबर 2 पर थैलेमस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्रांसफर करना या सूचना पहुंचाना। सूचना पहुंचाना, जैसे जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, आपकी बॉडी में कभी भी ऑपरेशन होता है तो उससे पहले देते हैं एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। तो एनेस्थीसिया दरअसल ब्रेन के थैलेमस पार्ट को क्या करता है, शून्य कर देता है, उसे जीरो कर देता है, जिससे कि आपके बॉडी कहीं पर पेन नहीं होगा, कहीं पर दर्द नहीं होगा। तो यदि आपके बॉडी को पेन को खत्म करना है, एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। वो किस पर अटैक करता है? आपके ब्रेन के थैलेमस पार्ट पर अटैक करता है। नंबर 3 पर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस काम क्या होता है बेटा? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी का तापमान मेंटेन करना। तापमान हो गया, फीलिंग्स हो गई। अब फीलिंग्स क्या क्या होते हैं? किसी को भूख लगना, जैसे सबको भूख लगती है, प्यास लगना, है ना, और जो भी आपके जैसे इंसान को प्यार हो जाता है, तो ये भी कहाँ पे मैटर करेगा? सब कुछ आता है हाइपोथैलेमस में। तो ये भी आपके ब्रेन का ही पार्ट है। सेरेबेलम, हम और आप सभी लोग चल पा रहे हैं, हमारी बॉडी बैलेंस्ड है। आपने देखो कई बार देखा होगा कि जो लोग शराब पीते हैं उनकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। क्यों? उनके बॉडी का जो सेरेबेलम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऑप्शन डी में क्या होता है, सेरेबेलम। यहाँ पर बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। अब प्रश्न पूछा है बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? तो ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बॉडी को मेंटेन करता है। चलिए, मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? अभी देखा हम लोगों ने, सेरेब्रम देखता है, सेरेबेलम करेगा या मेडुला करेगा या हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस काम क्या था? टेम्परेचर को मेंटेन करना, तापमान नियंत्रित करना। मेडुला काम क्या था? सांस हो गया, हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, इसको मेंटेन करना। सेरेबेलम यानी कि बैलेंस करना, आपकी बॉडी को बैलेंस कौन करता है? सेरेबेलम। और सेरेब्रम क्या होता है? ये आपके ब्रेन का काम करता है। जो भी आप याद करते हो, जो भी आपकी इंटेलिजेंस है, जो भी आपका विवेक होता है, ये सब कुछ आता है सेरेब्रम में। चलिए, श्वसन एवं हृदय गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी कि जो भी आप सांस लेते हो, जो आपकी हार्ट रेट है, इसका नियंत्रण कौन करता है? सेरेब्रम करेगा, थैलेमस करेगा, मेडुला करेगा या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। तो इसका ऑप्शन बेटा अभी आप देखा था, कौन करेगा इसका, देखेंगे आंसर। तो श्वसन और सेरेब्रम है, तो नाम इसका बेटा क्या आएगा आपका? इसमें आई थिंक ऑप्शन थोड़ा सा सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपको दिए गए वल्नर फॉर्म में, इसकी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आपके एग्जाम्स पहले ये बहुत काम आएगी। थैलेमस संदेश पहुंचाना यानी कि ट्रांसफर करना, जो भी आपको सूचना पहुंचानी है। हाइपोथैलेमस तापमान, भूख प्यास को बारे में आपके माइंड सूचना देता है। सेरेब्रम सोचना या याददाश्त के याद करना, आपका विवेक वगैरह। सेरेबेलम संतुलन, और मेडुला सांस और हृदय गति। कुछ पार्ट है, प्रश्न आता है कि मस्तिष्क के किस भाग में सेरेब्रम पाया जाता है। तो फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्रभाग, फोर ब्रेन मतलब होगा अग्रभाग, और हिंड ब्रेन का मतलब होता है पश्च भाग, पश्च भाग यानी कि बॉडी आपका जो माइंड होगा उसके पीछे पार्ट में क्या मिलते हैं, सेरेबेलम और मेडुला। चलिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय बरेली में नेतृत्व किसने किया। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बरेली। तो कुछ ऑप्शन दिए गए, आप सब जानते हैं बरेली से कौन लड़ रहा था, तो बरेली से नाम आता है आपका खान बहादुर खान। सबसे अहम, जो कि आज के टाइम में हम लोग खाना खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं उन सभी मिलावट है। हमारे जो फल हैं उन सभी को आर्टिफिशियली उनको पकाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं रैपिंग किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है, एथेन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। तीन नाम निकल के आते हैं। एक नाम निकल के आता है कैल्शियम कार्बाइड, नंबर एक। नंबर दो पर आता है इथाइलिन, और नंबर तीन पर आता है एसिटिलीन। हालांकि एसिटिलीन का प्रयोग हम लोग जो करते हैं, एसिटिलीन का जो प्रयोग होता है वह प्रयोग किस में मिलेगा, एसिटिलीन का प्रयोग होता है वेल्डिंग गैस के तौर पर। जो हम लोग वेल्डिंग कराते हैं तो उसमें जो गैस होती है वो होती है एसिटिलीन गैस होती है। इथाइलिन और कैल्शियम कार्बाइड, इन दोनों का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी आपके हरी सब्जी को, फल को पकाने के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका, सॉरी ऑप्शन वन हो जाएगा एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, पानी से, H2O से, तो एक गैस बनती है, उसका नाम होता है एसिटिलीन। हालांकि भारत में इस पर बैन लगा रखा है। एसिटिलीन गैस से अगर आप किसी फल को पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बट हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आता है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। यदि इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं पानी से तो बन जाता है क्या, एसिटिलीन। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, और वहीं एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये आपके फॉर्मूले दिए गए हैं, ये आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, फलों को सुरक्षित रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। सुरक्षित रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का, इथाइलिन का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का। यहाँ पर ये दोनों ही आपको आंसर दिए गए हैं, एसिटिलीन भी दिया गया है और इथाइलिन भी दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इथाइलिन, क्योंकि इसमें क्या क्या है, सुरक्षित रूप से, यानी कि जो हानिकारक ना हो, क्योंकि एसिटिलीन जो है वो आपका हानिकारक हो, इसलिए इसको आंसर नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, किस भाषा के, तो हिंदी को, बंगाली को, मलयालम को या तमिल को। पहला मिला है मलयालम को। इसको लेकर कुछ दो तीन पॉइंट हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी शुरुआत बेटा जी कब होती है, तो 1961 में होती है। पहला पुरस्कार मिलता है किसको, नाम आता है जी शंकर कुरूप। इन्होंने मलयालम भाषा में क्या लिखा था, एक पुस्तक लिखी है, साहित्य लिखा है। इनको पहली बार 1965 में क्या मिला है, अवार्ड मिला है। अगर बात की जाए कि पहला फर्स्ट अवार्ड पुरस्कार हिंदी में किसे मिला है, हिंदी में नाम अब पूछा जाएगा, तो हिंदी को लेकर और आपके क्या बोलते हैं, मेल को लेकर और फीमेल के प्रश्न आते हैं, तो नाम आएगा। फीमेल में बात करेंगे, पहली महिला कौन है जिसको मिला है यह पुरस्कार, तो नाम आता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा को पहली महिला हैं जिनको हिंदी में अवार्ड मिला है 1982 में। 1982 में। ये प्रश्न आप सभी को याद होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है, 1961 में शुरुआत हुई है और 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो जी शंकर कुरूप मिला, जो कि मलयालम भाषा में उन्होंने एक साहित्य लिखा था। चलिए, हिंदी भाषा में नाम आता है तो महादेवी वर्मा जी का नाम याद रखना। अगर वही प्रश्न एक और आता है कि फर्स्ट
मेल अवार्ड, यानी कि पहला पुरुष ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? तो साहित्य में, खेल में, विज्ञान में या संगीत में? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्य पर नियंत्रण करता है? तो सबसे बेसिक चीज है, यदि आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारा जो कंप्यूटर उसको हम चला नहीं सकते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। इसका काम क्या होता है? ये एक प्रकार का इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर, यानी कि उपयोगकर्ता के बीच में, एवं कंप्यूटर के बीच में। यदि आप कंप्यूटर को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। इसके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, जैसे कि लिनक्स हो गया, आपका विंडोज हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ आपके नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि आपको याद होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयागराज में स्थित पुलिस मुख्यालय का निर्माण किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वाज द पुलिस हेडक्वार्टर एट प्रयागराज कंस्ट्रक्टेड? कब निर्माण शुरू किया गया या कंप्लीट हुआ? 1860 में। इंडियन पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1861 में। उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो प्रयागराज में। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राग कामेश्वरी, यानी कि ये क्वेश्चन किसका है? हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर पार्ट से आया हुआ क्वेश्चन है। हु कंपोज राग कामेश्वरी? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी उस्ताद अमजद अली खां, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर जी। इन्होंने क्या किया था? राग कामेश्वरी की रचना की थी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उस्ताद अमजद अली खां किसके वादक हैं? ये सरोज वादक हैं। और जाकिर हुसैन किसके हैं? तबला वादक हैं। एक नाम और आता है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां क्या है? सहनाई वादक। तो जितने भी ये वादक हैं, ये आपको पता होने चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 3 मार्च 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया? हालांकि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से एक हमको बात मालूम चलेगी क्या, कि जो हमारे करंट अफेयर्स में जो भी आपके करंट में आपके क्वेश्चन चलते हैं, किसको लेकर कि भाई कौन व्यक्ति किसी भी ओलंपिक्स का कौन आपका अध्यक्ष है, कोई व्यक्ति आपके जो भी आपके फील्ड हैं, फीफा हो गया या आपकी कबड्डी हो गया, इन सभी के अध्यक्ष कौन है आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसमें पर इसका आंसर इसका था मैरी कॉम। मैं आपको बता देता हूँ आपको। मैरी कॉम को एक नाम है, वो नाम क्या है? मैग्निफिशिएंट मैरी, ये इनका उपनाम है, मैग्निफिशिएंट, ये याद रखना, मैग्निफिशिएंट मैरी, ये नाम है मैरी कॉम का। और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली कहाँ की है? मणिपुर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? इन जैनिज्म द 3 ज्वेल्स आर कंसिडर्ड द पाथ टू लिबरेशन। व्हाट आर दे? लिबरेशन के 3 आधार दिए गए हैं। आपका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, सही चरित्र होना चाहिए, सही आपका ज्ञान होना चाहिए और सही आपकी आस्था होना चाहिए। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3 आपके रत्न हैं, याद रखना। इसी प्रकार से जैन में 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत। सबसे पहले क्या कहा गया? अहिंसा। ये प्रश्न आते हैं, याद रखना, अहिंसा। इसके बाद सत्य, आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य के राह पर चलना है। अस्तेय, यानी कि आपको चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य, हम सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और 5वें नंबर पर आता है अपरिग्रह, यानी कि पोजेशन की भावना नहीं होनी चाहिए कि भाई सब कुछ मेरा, पोजेशन की भावना नहीं होनी चाहिए। ये 5 महाव्रत हैं जो कि जैन धर्म में बताए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अहिंसा। जैन धर्म की शुरुआत किसने की है? तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता है। जैन धर्म में हमारे सबसे विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया है वो किया है महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी जी जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 599 BC में।
और उनकी मृत्यु कब होती है तो 527 BC। कुल 72 वर्ष उन्होंने अपना जीवन काल व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना किसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि भाई हम अपने घरों के ऊपर झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते? तो ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल किस में? 14 में, 19 में, 25 में और 26 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखना, नंबर इंपॉर्टेंट है, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए जस्टिस BR गवई, संजीव खन्ना, सूर्यकांत और हेमा कोहली। तो इसका ऑप्शन बी आपका, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी ऑप्शन सी, सूर्यकांत जी। सूर्यकांत से पहले कौन थे? BR गवई। हालांकि सूर्यकांत ने जो आपके हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने वर्तमान में जो युवा बेरोजगार है उनको लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी, जो थी कॉकरोच को लेकर उन्होंने संदर्भ में कुछ कहा था, जिसको लेकर देश में काफी हो हल्ला हुआ था। देखते हैं इसको लेकर आगे। तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग एग्जाम से पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़कर जरूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? What should be the minimum height of a plane mirror to see the full image of a person? किसी व्यक्ति को यदि अपनी संपूर्ण इमेज देखनी है तो एटलीस्ट कितने हाइट का समतल दर्पण होना चाहिए, यानी कि प्लेन मिरर होना चाहिए? तो जितनी भी हाइट हो उसका हाफ कर दीजिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 और व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि आपकी हाइट 6 फीट है तो आप 3 फीट का समतल दर्पण रख सकते हैं, इससे कि आपकी पूरी इमेज दिखेगी। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है? जालौन, खूंटी, जयपुर और बेंगलुरु। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। खूंटी कहां पर है? ये झारखंड में है और ये 2015 में घोषित किया गया था। हालांकि इसको लेकर कुछ अभी रिसेंट में डिटेल आई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। ये प्रश्न आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 20 जनवरी को, 1919 में, 1920 में, 1945 या 1949? हम सब जानते हैं 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है, के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना आई कब थी? तो आपको पता होना चाहिए इसका टाइम पीरियड क्या है। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये सभी पता होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 1956 से लेकर 1961 तक नाम आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1966 के बाद 1966 से लेकर 69 तक 3 आपके वार्षिक प्लान आए थे, जिसे अनवरत योजना बोलते हैं। 1969 से लेकर के 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, 1974 से लेकर 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना। एकमात्र ऐसी योजना जो कि संपूर्ण नहीं हो पाई थी वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974 से 78 में ही संपूर्ण जाती है। 1978 से लेकर के 80 तक 2 साल के लिए रोलिंग प्लान लाए गए थे और 1980 से लेकर के 1985 ये है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा आई थी? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण साक्षरता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रेलवे या उन्नत संचार लिंक। तो इसका ऑप्शन ए IRDP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, एज वन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन उत्तर प्रदेश रेनफॉल जनरली। अगर मैं इस प्रश्न को आपको दिखाऊं, इस प्रश्न थोड़ा सा आधा हुआ है, ये जी। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या होती है? यदि हम उत्तर प्रदेश का मैप देखें, यदि हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो जो वर्षा है वो उसका, वर्षा की जो रेनफॉल है वो घटेगी या बढ़ेगी, या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए घटती है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में होती है। और गोरखपुर कहाँ पर है? आपके पूर्व में है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है मथुरा में। मथुरा आगरा कहाँ पर है? आपके पश्चिम भाग में है। तो इसका मतलब यदि आप पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं तो वर्षा घटेगी। वहीं बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है बेटा जी? चलिए,
किसी किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? विच सिटी इज नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ? साउथ का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर है, मदुरई है, बंगलुरु या चेन्नई? ऑप्शन ए कोयम्बटूर। यही अगर बात करते हैं कि हमारे नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, कौन सा जिला या कौन सा शहर होगा? तो नाम आता है कानपुर। यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहते हैं, और संपूर्ण भारत का जो मैनचेस्टर है उसे कहा जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है, ये संपूर्ण भारत के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ पर है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम और जेनेवा? ऑप्शन डी जेनेवा। ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है ये। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? स्विट्जरलैंड में 1919 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुआ था? तो विच व्हेन वाज सोशल फॉरेस्ट्री स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? 75, 76, 78, 79? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सी डी में ऑप्शन ए। इसका उद्देश्य क्या था? ईंधन, चारा और पर्यावरण का संरक्षण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ। देखिए हमारे भारत में नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही जब उनकी 2014 में गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि भारत को स्वच्छ करना है। स्वच्छ का मतलब है शौचालय मुक्त, जो हम लोग खुले में शौच करते हैं उससे मुक्त करने की बात प्रमुख रूप से की जा रही थी। ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी कौन सी है? इंदौर, मैसूर, सूरत और भोपाल। ऑप्शन बी मैसूर। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? हम और आप सब जानते हैं, दिल्ली है, भोपाल है, देहरादून है, लखनऊ। ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? यानी कि जूलॉजी। जो लोग बच्चे बायोलॉजी लेते हैं, क्लास 12 के बाद जब वो बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो वो या तो जूलॉजिस्ट करते हैं या बॉटनिस्ट करते हैं। तो जूलॉजी मतलब क्या होता है? जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द एनिमल। यदि हम किसी भी जानवर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे बोलते हैं जूलॉजी। बॉटनी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में, पादप के बारे में। यदि प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? बॉटनी। तो जूलॉजी में हम लोग केवल जीवित जानवरों का करते हैं या फिर केवल जीवित वनस्पतियों करते हैं? वनस्पति तो होगा ही नहीं क्योंकि ये बॉटनी में आ जाएगा। जीवित एवं मृत जानवरों दोनों करते हैं या फिर जीवित एवं मृत वनस्पति दोनों करते हैं? तो इसका ऑप्शन सी। चाहे आपका जानवर मरा हुआ हो या जीवित हो, दोनों की स्टडी किसमें करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? निगम, यूपी के जितने भी निगम हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यूपी के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। हाल ही के दिनों में यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम भी हुआ है, तो वहां पर भी यूपी के कई सारे निगम पूछे जा चुके हैं। तो व्हेन वाज उत्तर प्रदेश सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? 2000, 2001, 2 और 4? 2002। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं? एट विच हिल्स डू द ईस्टर्न घाट मीट द वेस्टर्न घाट? तो आप जानते हैं ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा पश्चिमी घाट, ये रहा पूर्वी घाट। इन दोनों को कहाँ मिलान होता है? मिलान जहां होता है उसे बोलते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पहाड़ी को ही क्या बोलते हैं? मिलन बिंदु बोलते हैं पूर्वी घाटी का और पश्चिमी घाटी का। नीलगिरी में ही आपको देखने को मिलता है डोडा बेटा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वतमाला 3 राज्यों में है, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। चलिए, और नीलगिरी पर्वतमाला से ही आप देखते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला से ही आपके मिलते हैं क्या? पलानी की पहाड़ियाँ जो कि जाती हैं तमिलनाडु में, पलानी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ ये मिल जाती है केरल में, और यहीं से आपको मिलता है अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये कहाँ मिलेंगी? ये भी आपको केरल और कर्नाटक में। चलिए, शेवराई पहाड़ी भी आप जानते हैं किसे बोलते हैं? तो शेवराई पहाड़ी भी आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया? गुलाम वंश ने शासन किया था, आप सब जानते हैं गुलाम वंश। सैयद वंश ने शासन किया है, खिलजी वंश ने भी शासन किया, लेकिन गौरी वंश ने शासन नहीं किया। यानी कि मोहम्मद गौरी ने कभी भी दिल्ली पर रूल नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे अधिक खारा जल निकाय कौन सा है? लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत सागर। सबसे ज्यादा खारा पानी मृत सागर का है। इसीलिए आप कभी देखेंगे प्रश्न एक और आता है, मृत सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये 2 कंट्री आप याद रखना, एक है इजराइल और दूसरा है जॉर्डन।
ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इजराइल और जॉर्डन में आपका सबसे प्रमुख सागर है कौन सा है? मृत सागर, जो कि सबसे खारा है और पृथ्वी का सबसे गहनतम बिंदु भी कहते हैं एशिया के लिहाज से। अगर बात करें एशिया का सबसे गहरा बिंदु कहते हैं मृत सागर को। चलिए, मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये स्थित है। मृत सागर में व्यक्ति आसानी से क्यों नहीं डूबता? वेरी इंपॉर्टेंट। पानी गर्म होता है, गहराई कम होती है, या लवणता अधिक होने से घनत्व अधिक होता है, पानी मीठा होता है? इसका ऑप्शन सी। पानी का घनत्व बढ़ जाता है और आपकी बॉडी घनत्व कम हो जाता है, इसलिए बॉडी वहां पर डूबती नहीं है, वो व्यक्ति तैरता ही रहता है। किसमें? मृत सागर में। पृथ्वी का सबसे निचला स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निचला स्थल को लेकर यहाँ प्रश्न जो है माउंट एवरेस्ट, बैकाल, मृत सागर और कैस्पियन सी। हालांकि हम सब जानते हैं पृथ्वी का सबसे गहनतम बिंदु अगर देखेंगे तो वो प्रशांत महासागर मिलता है, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, मरियाना ट्रेंच। बट ऑप्शन नहीं दिया गया मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन क्या दिया गया? माउंट एवरेस्ट, बैकाल झील, मृत सागर और कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के लिहाज से ऑप्शन सी सही होगा। अदरवाइज आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच है, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। एक ही राज्य के भीतर वस्तु की बिक्री पर कौन से जीएसटी लगते हैं? विच जीएसटी आर लेवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई? यानी कि सप्लायर और सेलर, या अगर मैं कहूँ कि भाई जो सामान आप बेच रहे हो तो आपका जो सेल कर रहे हो और जो व्यक्ति खरीद रहा है, जो बायर है, वो दोनों अलग अलग राज्यों में है, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, या यूटीजीएसटी या आईजीएसटी? तो हालांकि इसका आंसर क्या होगा? आईजीएसटी। यहाँ पर ऑप्शन में सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका आईजीएसटी। 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अंतरराज्यीय व्यापार पर कौन सा जीएसटी लगाया जाता है? तो अंतरराज्यीय व्यापार पर लगेगा आईजीएसटी। चलिए, एक ही राज्य में, चलिए यार ये बेटा क्वेश्चन गलत हो गया है, 40 क्वेश्चन नंबर। एक ही राज्य पूछ रहा है, यदि एक ही राज्य के भीतर वस्तु की बिक्री होती है तब कौन सा लगता है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि सामान बेचने वाला और सामान खरीदने वाला यदि एक ही स्टेट में है तो आपका जो बिलिंग होगी वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही देखने को मिलेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 67 में, 75 में, 85 में या 93 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1875 में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। इनकी बड़ी फेमस बुक किसकी? आपके जो आपके नाम आता है, सरस्वती, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम है वो है मूल शंकर तिवारी। इन्होंने ही 1875 में एक इन्होंने स्थापना की है, वो है आर्य समाज की स्थापना की गई है। और इनका एक नारा है वेदों की ओर लौटो, और इनका एक स्कूल भी है, इसे बोलते हैं डीएवी, जो कि आपके इधर भी है, आपके शहर में भी होगा, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। इन्होंने क्या कहा था? मूर्ति पूजा का विरोध करिए, वेदों को सर्वोच्च मानना, ये कुछ इन्होंने विशेष बातें हैं। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को आज देखिएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं। बहुत जल्द सर हमारी टीम आपको इसका उत्तर देगी। थैंक यू।